वो गुरु हमारा शुभ ग्रह में आता है, शुक्र हमारा शुभ ग्रह में आता है, बुध हमारा अगर वो किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है और या तो वो शुभ ग्रह के साथ संबंध बना रहा है तो वो शुभता में आता है, और चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक जिस जातक का जन्म हुआ है उसकी कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो शुभ होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से जब अशुभ ग्रह हम देखेंगे तो जो शनि है वो अशुभ ग्रह है, जो राहु केतु है वो अशुभ ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और मंगल अशुभ ग्रह माने जाते हैं, इनमें शुभता से ज्यादा अशुभता देखी जाती है। बुध अगर अशुभ ग्रह के साथ संबंध बना रहा है तो वो अशुभ हो जाता है, यानी उसमें अशुभता ज्यादा आ जाती है। और चंद्रमा है अगर कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक किसी जातक का जन्म हुआ है तो चंद्रमा में अशुभता ज्यादा देखी जाती है। हमारे सूर्य है वो फर्स्ट हाउस और 9th हाउस के कारक हो गए, गुरु है हमारे वो 2nd हाउस 5th हाउस और 11th हाउस के वो कारक ग्रह हो गए, 3rd हाउस के मंगल और 6th हाउस के मंगल कारक ग्रह हो गए, 4th हाउस के चंद्रमा कारक ग्रह हो गए, 7th हाउस के शुक्र कारक ग्रह हो गए, 8th हाउस और 12th हाउस के शनि कारक ग्रह हो गए, 10th हाउस के बुध कारक ग्रह हो गए। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे शुभ अशुभ ग्रह के बारे में, कारक ग्रह के बारे में, और ग्रहों की दृष्टियां समझेंगे कि ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं जिनसे वो अपनी दृष्टियों से भी प्रभाव डालते हैं हमारी कुंडली पर। ग्रहों की जो हम एट्रीब्यूट्स वगैरह पढ़ रहे थे, ग्रहों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, पहले हमने इससे पहले राशियों के बारे में पढ़ा, ठीक है, और अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रहों की जितने भी एट्रीब्यूट्स थे तो उसमें से ये अभी हमारा मुझे लगता है कि ये लास्ट है, इसके बाद हम भाव स्टार्ट करेंगे। तो आज हम शुभ अशुभ ग्रह, कारक ग्रह और ग्रहों की दृष्टियां समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो शुभ ग्रह में सबसे पहले हमारा गुरु आते हैं ग्रहों में, जिस सबको लगभग पता ही है कि जो गुरु प्लेनेट है वो सबसे शुभ ग्रह है, कुंडली में सबसे शुभ ग्रह होते हैं क्योंकि वो गुरु है, और गुरु हमेशा अपने जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनका भला ही चाहेंगे और वो हमेशा शुभता का ही प्रतीक होते हैं। तो गुरु एक शुभ ग्रह है और वही शुक्र भी एक गुरु ही है। तो शुक्र भी गुरु है और गुरु भी गुरु है, तो ये दोनों प्लैनेट शुभता का प्रतीक है। तो गुरु ग्रह शुभ होते हैं और शुक्र ग्रह भी शुभ होते हैं कुंडली में। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो इनके प्रभाव होते हैं वो शुभ ही होते हैं। बुध हमारा एक शुभ प्लैनेट है, लेकिन वो शुभ ग्रह के साथ, यानी अगर वो अकेला बैठा है तो वो लगभग शुभ ही होगा, लेकिन अगर वो शुभ ग्रह के साथ है तो वो शुभ, मतलब अगर वो अकेला बैठा है या शुभ ग्रहों के साथ है तो वो शुभ है, लेकिन अगर वो अशुभ ग्रह के साथ संबंध बना लेता है तो वो अशुभ भी हो जाता है। तो बुध में एक कंडीशन है, शुभ तो होता है वो, लेकिन उस पे किसी अशुभ प्लेनेट के साथ वो, यानी अशुभ प्लेनेट का संबंध नहीं होना चाहिए। संबंध इन द सेंस कि कोई ग्रह उसके साथ युति में नहीं बैठना चाहिए, कोई अशुभ ग्रह उसके साथ मतलब उस पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी बुध जो प्लेनेट है वो होता तो शुभ है, बट अगर उस पे किसी अशुभ ग्रह का संबंध आ जाता है, जैसे ग्रह कोई ग्रह उसके साथ युति बनाकर बैठा है, या कोई ग्रह उस पर दृष्टि दे रहा है, अशुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह उसके साथ युति बनाकर बैठा है, या कोई अशुभ ग्रह उसको उस पर दृष्टि दे रहा है, तो बुध जो है वो अशुभ प्रभाव देने लगता है, यानी वो अशुभता में आ जाता है। बट अगर वो
शुभ ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, और अगर वो किसी के साथ भी संबंध नहीं बना रहा है तो वो शुभ है। देन चंद्रमा, चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है। हम जानते हैं सूर्य, हम मतलब गुरु सूर्य भी हम देखते हैं, जैसे हमको जैसे लगता है कि जैसे सूर्य हुआ, मतलब अगर एक कॉमन मैन होगा जिसको ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये हमने शास्त्र वगैरह पढ़ते, जो हमारे संस्कार हैं, उसमें हमें क्या लगता है कि सूर्य है, गुरु है, मंगल है, चंद्रमा है, ये शुभ है, ये शुभ प्लैनेट है। मंगल से हम हनुमान जी को देखते हैं इसलिए, है ना। और सूर्य भगवान तो सूर्य भगवान है, उनको जल चढ़ाते हैं, वो उन्हीं से हमें जीवन मिल रहा है, तो इसलिए हम सूर्य है, गुरु है, मंगल है, और आपके चंद्रमा है। चंद्रमा सौम्यता का प्रतीक है, दयालुता का प्रतीक है, केयरनेस का प्रतीक है। तो चंद्रमा हम शुभ देखते हैं नॉर्मली, लेकिन कुंडली में जब हम डीप जाते हैं, जब हम उस मतलब ज्योतिष का ज्ञान लेना है हमको, तो चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक, यानी चंद्रमा जब पूर्णिमा की तरफ जा रहा है और पूर्णिमा से फिर कम हो रहा है, यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी, यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी से चंद्रमा लगभग पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, बढ़ता हुआ चंद्रमा, ठीक है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी से वो बढ़ने लगता है और बीच में पूर्णमासी पे आता है, और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक वो फिर भी अपनी रोशनी दे रहा होता है, ठीक है। घटता हुआ चंद्रमा तो है, बट षष्ठी तक वो उतना घटा नहीं होता। तो वो चंद्रमा अगर उस शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक अगर किसी जातक का जन्म हुआ है, और तो उसकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो शुभ परिणाम देता है, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक अशुभ होता है। यानी कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक अगर उस ड्यूरेशन में किसी जातक का जन्म हुआ है, तो उसकी कुंडली में जो चंद्रमा है थोड़ा अशुभता का मतलब अशुभ प्रभाव देने लगता है। देखो, ये शुभ ग्रह क्यों है और ये अशुभ ग्रह क्यों है, क्योंकि इनका जो पैरामीटर है ना, कि यहाँ पे शुभता, जिस ग्रह में शुभता ज्यादा देखी जाती है वो शुभ के उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं, और जिस प्लेनेट में, जिस ग्रह में अशुभता ज्यादा देखी जाती है वो अशुभ की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुभ प्लेनेट अशुभ प्रभाव नहीं देंगे और अशुभ प्लेनेट शुभ प्रभाव नहीं देंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कुंडली पर डिसाइड करेगा, कुंडली पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव देगा, कौन सा ग्रह शुभ प्रभाव देगा। बट अगर कॉमन देखा जाए, मतलब अगर उनका परसेंटेज देखा जाए, ठीक है, अगर बहुता देखी जाए कि या प्रभुता देखी जाए, सॉरी, कि किस ग्रह में अशुभ प्रभाव ज्यादा होते हैं और किस ग्रह में शुभ प्रभाव ज्यादा होते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो उसके हिसाब से जो शुभ ग्रह होते हैं, वो गुरु हमारा शुभ ग्रह में आता है, शुक्र हमारा शुभ ग्रह में आता है, बुध हमारा अगर वो किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है, और या तो वो शुभ ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, तो वो शुभता में आता है, और चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक जिस जातक का जन्म हुआ है, उसकी कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो शुभ होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से जब अशुभ ग्रह हम देखेंगे, तो जो शनि है वो अशुभ ग्रह है, जो राहु केतु है वो अशुभ ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और मंगल अशुभ ग्रह माने जाते हैं, इनमें शुभता से ज्यादा अशुभता देखी जाती है। बुध अगर अशुभ ग्रह के साथ संबंध बना रहा है तो वो अशुभ हो जाता है, यानी उसमें अशुभता ज्यादा आ जाती है। और चंद्रमा है, अगर कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक किसी जातक का जन्म हुआ है, तो चंद्रमा में अशुभता ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे शुभ अशुभ ग्रह हो गए। अब हम कारक ग्रह की बात करें, तो कारक ग्रह क्या होते हैं? तो हमें काल पुरुष की कुंडली को याद रखना होता है।
काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, जिसमें लग्न हाउस, ये लग्न हाउस होता है फर्स्ट हाउस, उसमें फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि बैठी होती है, यानी मेष राशि। ठीक है, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि प्लेस होगी तो वो काल पुरुष की कुंडली होगी। तो सेकंड हाउस में सेकंड राशि, थर्ड हाउस में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, इस तरीके से पूरे मतलब हर जो उसका जो फर्स्ट हाउस है उसमें फर्स्ट राशि होगी, सेवंथ हाउस है उसमें सेवंथ राशि होगी, ट्वेल्थ हाउस में ट्वेल्थ राशि होगी। ये काल पुरुष की कुंडली होती है। तो उसके हिसाब से जो ग्रह हैं वो ग्रहों जो एक पर्टिकुलर हाउस के कारक ग्रह होते हैं, यानी वो कुंडली में कहीं भी बैठे हों, लेकिन अगर हमें फर्स्ट हाउस के रिजल्ट पे चर्चा करनी है, फर्स्ट हाउस के रिजल्ट पे हमें बात करनी है, तो हम उस फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह को जरूर देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस का जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि जो सूर्य की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमने ग्रहों के एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं और हम आगे भाव के एट्रीब्यूट्स भी पढ़ेंगे। तो जो सूर्य के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट से बहुत हद तक मैच करते हैं। ठीक है, और जो सूर्य है वो मेष राशि यानी फर्स्ट राशि में, ठीक है, फर्स्ट राशि में उच्च का होता है। और अगर सूर्य फर्स्ट राशि में उच्च का होता है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में भी उच्च का होता है। मान लीजिए कि यहां पर फर्स्ट राशि नहीं है लेकिन सूर्य यहां पर है। ठीक है, सूर्य यहां पर फर्स्ट राशि नहीं है लेकिन यहां पर सूर्य प्लेस है। ठीक है, तो यहां पे जब सूर्य प्लेस होगा तब भी वो उच्च के रिजल्ट देगा। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट हाउस का जो सूर्य होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला माना जाता है, फर्स्ट हाउस का सूर्य। और अगर वो किसी भी कुंडली में कहीं भी बैठा हो और वो फर्स्ट राशि में बैठा है तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। ठीक है, तो सूर्य फर्स्ट हाउस का कारक हो गया। गुरु जो है वो सेकंड हाउस का जो कारक है, धन भाव कहते हैं सेकंड हाउस को। मैंने यहाँ पे भाव का मतलब जो मेन ना होते हैं ना एट्रीब्यूट, जो बहुत मेन एट्रीब्यूट होता है वो लिख रखा है कि जो सूर्य है, जो फर्स्ट हाउस है, वो फर्स्ट हाउस तन का कारक है, नहीं पूरे शरीर। हमारा जो शरीर है मैं का कारक है। ठीक है, हमारी आत्मा का कारक, हमारी एनर्जी का कारक तो तन का कारक है। ठीक है, और जो सेकंड हाउस है वो धन का कारक है। धन यानी जितना भी हमारे पास जो संपदा है ना, धन संपदा, उसका कारक। हमारे कुटुंब यानी हमारी जो परिवार होता है उस वो भी हमारे लिए एक संपदा है, तो उसका कारक भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड हाउस धन का कारक हो गया। ठीक है, तो गुरु उसका कारक होता है। ठीक है, और मंगल जो है वो बल का कारक। देखो मंगल है, पराक्रम का कारक होता है, बल का कारक होता है मंगल। और थर्ड हाउस भी बल का कारक है, पराक्रम का कारक है। तो मंगल जो है वो थर्ड हाउस का कारक हो जाता है। फिर चंद्रमा है वो फोर्थ हाउस का कारक हो गया, यानी सुख भाव का कारक है चंद्रमा। और चंद्रमा जो कर्क राशि है उसका स्वामी भी है चंद्रमा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं सुख के साथ मन का भाव भी होता है, मन। ठीक है, तो मन का कारक भी चंद्रमा होता है और चंद्रमा फोर्थ हाउस का भी कारक होता है। पंचम गुरु, पंचम संतान का कारक होता है गुरु, और पंचम हाउस भी संतान का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है गुरु। ठीक है, तो गुरु जो है वो पंचम हाउस का भी कारक होता है। छठा हाउस, छठा हाउस का कारक भी मंगल होता है। शत्रु ग्रह, शत्रु का हाउस कहते हैं इसको। शत्रु देखो रोग ऋण रिपु का हाउस भी कहते हैं, लेकिन ये रोग ऋण रिपु जितने भी है ना, एक तरह से शत्रु ही तो है ना। बीमारी जो है वो एक शत्रु है जिसको हमें मतलब हम उससे लड़ते हैं। जब भी बीमारी का सामना होता है हम उससे लड़ते हैं। जब भी हमारे ऊपर ऋण वगैरह हो जाता है तो हम उसको मतलब उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी लड़ना हो गया एक तरह से। ठीक है, और कंपटीशन, रोग ऋण रिपु, रिपु मतलब आपका एक तरह से रिपु शत्रु ही होता है, लेकिन रिपु कंपटीशन हो गया एक तरह से, यानी प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का कारक है। ठीक है, ये हाउस, और इन सब से लड़ना है तो कहा क्या चाहिए, बल चाहिए ना।
बल चाहिए, पराक्रम चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ने का भाव जो होता है वो मंगल, इसलिए मंगल कारक होता है 6th हाउस का। ठीक है, पराक्रम चाहिए इसके लिए। तो भोग विवाह, सॉरी 7th हाउस का कारक होता है शुक्र। तो शुक्र किसका कारक है? शुक्र प्रेम का भी कारक है, शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, और ये 7th हाउस भी रिलेशनशिप का कारक है, भोग का कारक है, ठीक है, विवाह का कारक है 7th हाउस। ठीक है, इसलिए शुक्र वहां का कारक होता है, विवाह का कारक है। ठीक है, शनि, तो देखो शनि आयु का कारक है, मृत्यु का कारक है, दुख का कारक है, और जो 8th हाउस है वो भी आयु का कारक है, मृत्यु का कारक है और दुख का कारक है। तो शनि 8th हाउस का कारक हो जाता है। ठीक है, देन सूर्य जो है वो 9th हाउस का कारक हो जाता है। सूर्य पिता, सूर्य से हम पिता को देखते हैं, तो सूर्य, और ये 9th हाउस से भी हम पिता को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। ठीक है, और गुरु भी को भी देखते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे जो 9th हाउस का जो कारक होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, देन 10th हाउस कर्म, कर्म का कारक होता है बुद्ध, बुद्धि का कारक है बुद्ध। तो जब जब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है तभी तो हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्म करना बुद्धि से देखा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध होता है 10th हाउस का कारक, कर्म का कारक होता है। ठीक है, देन लाभ, तो लाभ, देन लाभ का कारक फिर से आगे गुरु। तो गुरु हमेशा देने का कारक है, जहां भी धन, सुख और मतलब संतान, जहां भी हमें चाहिए, ठीक है, हमें इस प्रकृति से जो चाहिए उसका कारक देखो गुरु है। धन का कारक गुरु है, संतान का कारक गुरु है, लाभ का कारक गुरु है, आय का कारक। ठीक है, तो ये गुरु है। तो 11th हाउस का कारक कौन है? गुरु है, 11th हाउस के कारक। 10th हाउस का कारक बुध है, 11th हाउस के कारक गुरु है। तो जो गुरु हमारे वो 2nd हाउस के, 5th हाउस के और 11th हाउस के कारक होते हैं। ठीक है, शनि देन फिर से 12th हाउस, 12th हाउस फिर से मृत्यु का कारक है। ठीक है, हानि, तन की हानि, तो ये मृत्यु कहीं ना कहीं देखी जाती है। ठीक है, तो हानि का कारक है, दुख का कारक है, व्यय का कारक है। ठीक है, तो इसके भी जो कारक होते हैं वो शनि होते हैं, क्योंकि शनि दुख का कारक है, हानि का कारक है, स्ट्रगल देने का कारक है। ठीक है, मतलब आपको पीड़ा देने का कारक है। शनि शुभ प्रभाव देते हैं किसी कुंडली में, जिनकी कुंडली में पीड़ा नहीं लिखी है, जिनकी कुंडली में दुख नहीं लिखा है उसको वो दुख या पीड़ा नहीं देते, लेकिन वैसे वो पीड़ा और दुख देने का ही कारक होते। ठीक है, और वो आते ही पीड़ा और दुख देने, स्ट्रगल देने आते हैं। तो शनि हमारे 8th हाउस, यानी कुंडली में जो 8th हाउस और 12th हाउस को खराब ग्रह माना जाता है, साथ में 6 को भी माना जाता है। ठीक है, तो उनमें से 2 जो हाउस है 8th और 12th, उनका कारक शनि होते हैं। तो जब भी 8th हाउस और 12th हाउस के उपाय देखे जाएंगे तो उनमें शनि को जरूर देखा जाए। ठीक है, देन ऐसे ही 6th हाउस के जब भी उपाय देखे जाएंगे तो उसमें मंगल को देखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे सूर्य हैं वो 1st हाउस और 9th हाउस के कारक हो गए, गुरु है हमारे वो 2nd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस के वो कारक ग्रह हो गए। 3rd हाउस के मंगल और 6th हाउस के मंगल कारक ग्रह हो गए। 4th हाउस के चंद्रमा कारक ग्रह हो गए। 7th हाउस के शुक्र कारक ग्रह हो गए। 8th हाउस और 12th हाउस के शनि कारक ग्रह हो गए। 10th हाउस के बुध कारक ग्रह हो गए। तो इस तरीके से हमारे जितने भी हाउस हैं उनके सभी जो 7 प्लैनेट हैं, क्योंकि राहु केतु यहाँ पर नहीं लिए जाते। ठीक है, तो जो 7 प्लैनेट है हमारे वो सभी किसी ना किसी घर के कारक ग्रह होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कारक ग्रह देख लिए। अब हम ग्रहों की दृष्टियों की बात कर लेते हैं कि किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। यानी अगर कुंडली में कोई ग्रह कहीं भी बैठा है लेकिन वो अपने से
सामने वाले ग्रह पे तो दृष्टि देता ही देता है, ठीक है। यानी अगर गुरु यहां पर बैठा है तो वो 11th हाउस में दृष्टि दे रहा है, और अगर गुरु यहां पर बैठा है तो वही 5th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। शनि यहां पर बैठा है तो वो 2nd हाउस पे दृष्टि दे रहा है, और अगर मंगल यहां पर बैठा है तो वो 9th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। सूर्य यहां बैठा है तो वो 7th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। शुक्र यहां पे बैठा है तो वो 1st हाउस पे दृष्टि दे रहा है। तो अपने से 180 डिग्री में कोई भी ग्रह हो, वो अपने से 180 डिग्री में दृष्टि रखता ही है और प्रभाव भी देता है, ठीक है। तो हमने देखा कि सभी में 7वीं दृष्टि तो आएगी ही आएगी, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है, ठीक है। देन कुछ जो ग्रह होते हैं हमारे, उनकी अतिरिक्त दृष्टियां भी होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा इसमें सूर्य है, हमने देखा सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है ओनली। चंद्रमा है उसकी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की जो दृष्टि होती है वो 4थी दृष्टि भी होती है, 7वीं दृष्टि भी होती है और 8वीं दृष्टि होती है। जैसे मंगल अगर यहां बैठा है, मंगल अगर 3rd हाउस में बैठा है तो वो, और हम इसकी जो पहला गिनते हैं ना, वो इसी भाव को गिनते हैं। तो 4थी दृष्टि अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 6ठे हाउस पर दृष्टि दे रहा है वो, ठीक है। तो मंगल 1 2 3 4 4थी दृष्टि दे रहा है, और साथ में 7वीं दृष्टि तो दे ही रहा है, ये मंगल से 180 डिग्री 7वीं दृष्टि, और साथ में 8वीं दृष्टि भी होती है उसकी। यानी अगर मंगल यहां बैठा है तो वो 6th हाउस पे, 9th हाउस पे और 10th हाउस पे दृष्टि डालता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जैसे मान लीजिए कि गुरु यहां बैठा है तो गुरु इस भाव पे, इस भाव पे, सॉरी इस भाव पे, इस भाव पे और इस भाव पे दृष्टि देगा। यानी गुरु जो है वो 1 2 3 4 5 यानी 9th हाउस पे दृष्टि दे रहा है। फिर 5वीं आ गई ना, फिर 6ठी 7वीं दृष्टि यहां पर दे रहा है, और फिर 8वीं और 9वीं दृष्टि यहां पर दे रहा है। यानी गुरु 5th हाउस में अगर प्लेस्ड होता है किसी जातक की कुंडली में, तो वो 9th हाउस को, 11th हाउस को और 1st हाउस को देखता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट गुरु की मानी जा सकती है, क्योंकि वो 5th हाउस को सही कर रहा है। 5th हाउस को सही कर दिया, यानी ये त्रिकोण हाउस माने जाते हैं हमारे कुंडली के, है ना। तो 5th हाउस को तो बहुत बढ़िया कर दिया, और यहाँ पर 9th हाउस को अच्छा कर दिया। फिर आय का घर है, आय पे दृष्टि दे रहा है तो आय को कर दिया, लाभ को। और फिर 1st हाउस यानी मेरे को, मतलब मेरी बुद्धि अच्छी हो गई, सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो गई, बुरी सी बुरी स्थितियों परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता आ जाती है, समझदारी से का हमें, मतलब कोई भी जातक जो है वो समझदारी का एक क्या कहें उसको, छोड़ो, परिचय, समझदारी का परिचय कहता है, सभी समझदारी का परिचय दे सकता है वो व्यक्ति। यानी कोई भी खराब परिस्थिति है, लेकिन अगर गुरु की 1st हाउस पे दृष्टि है तो वो बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी समझदारी से निकाल लेगा, ठीक है, और उनको संभाल लेगा, और उसके बाद वो एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। देन शनि की 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि होती। तो शनि मान लीजिए कि यहां पर 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो 1 2 3 यानी कर्म को भी देख रहा है। 8th हाउस में बैठ के शनि कर्म को भी देख रहा है, 1 2 3री दृष्टि, फिर 4थी 5वीं 6ठी 7वीं यानी धन भाव को देख रहा है, ठीक है, और 8वीं 9वीं 10वीं यानी पंचम को देख रहा है। तो अगर शनि किसी जातक की कुंडली में 8वीं घर में बैठा है तो वो आपके कर्म को भी देख रहा है, वो आपके धन को भी देख रहा है, और वो आपकी संतान, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आपका कहीं ना कहीं प्रेम, ठीक है, और इन सब चीजों, यानी जो 5वीं ग्रह के जो कारक होते हैं उन सब पे प्रभाव डालते।
दूसरे घर के जितने भी कारक होते हैं, यानी कारकत्व होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन सब पे प्रभाव डालेगा। कर्म के घर पे मतलब 10th हाउस में जितना जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कर्म के, उस पर प्रभाव डालेगा। और 8वें घर में तो वो बैठा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से बुध की 7वीं ही दृष्टि होती है ओनली, शुक्र की 7वीं ही दृष्टि होती है। देन राहु केतु, तो राहु केतु देखो आमने सामने तो दृष्टि होती है, और राहु केतु जहां पर भी बैठते हैं वो 180 डिग्री में ही बैठते हैं। मान लीजिए राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ है तो केतु। तो इस तरीके से राहु केतु की प्लेसमेंट होती है। लेकिन उनकी जो दृष्टियां होती हैं वो 5वीं और 9वीं दृष्टि और 12वीं दृष्टि, ये हमारी राहु केतु की दृष्टियां होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि राहु यहां बैठा है तो देखो 12वीं दृष्टि तो एक घर पहले मान लो, यानी जब भी 12वीं दृष्टि देखेंगे तो उससे एक घर पहले। तो राहु यहां है तो ये वाला भी ग्रह देख रहा है, यानी एक राहु कहीं भी बैठा हो ना, वो ये समझ लीजिए कि उसके पीछे वाले घर पर भी उसका प्रभाव आएगा। राहु यहां बैठा है तो इस घर पे भी प्रभाव आएगा, केतु यहां बैठा है तो इस घर पे भी प्रभाव आएगा केतु का। अगर राहु यहां बैठा है तो इस घर पे भी राहु का प्रभाव आएगा, और केतु यहां बैठा है तो इस घर पर भी केतु का प्रभाव आएगा। तो 12वीं दृष्टि। फिर गुरु की तरह 5वीं और 9वीं दृष्टि तो होती है। जैसे मान लीजिए कि राहु यहां बैठा है तो 5वीं दृष्टि यहां डालेगा, 7वीं यहां डालेगा, 9वीं यहां डालेगा, और 12वीं यहां डालेगा। केतु यहां बैठा है तो अब राहु यहां बैठा है तो केतु यहां बैठा होगा, तो 5वीं कहां डालेगा, यहां डालेगा, है ना। 1 2 3 4 5, 5वीं यहां डालेगा, 7वीं यहां डालेगा, 9वीं यहां डालेगा, और 12वीं यहां डालेगा केतु। तो इस तरीके से हमारे ग्रहों की दृष्टियां हो। तो बस आज मुझे यही बताना था कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो कौन से शुभ ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं, कारक ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है, और ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं। और अब हम ग्रहों को कई एट्रीब्यूट्स में लगभग जो पढ़ना चाहिए बेसिक वो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और अब हम इसके बाद भाव पे आएंगे और भाव को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनको कवर करते जाएंगे धीरे धीरे ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि किसी और को भी ये वीडियोस देखने चाहिए तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय मां भगवती, नमस्कार, धन्यवाद।